हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप लोगों का एग्ज़ाम 18 फेब से स्टार्ट होने वाले हैं, तो लगभग आपकी जो एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन थी वो लगभग कंप्लीट हो चुकी होगी, या कुछ बच्चे भी उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। लेकिन अभी बच्चों के अंदर एक डर बना हुआ है कि हमें याद तो सब कुछ हो चुका है, लेकिन हमको उसको जा कर के पेपर में किस प्रकार से आंसर राइटिंग करना है, किस प्रकार से हम अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो उसी को लेकर के आज हम वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सजेस्ट करेंगे कि किस प्रकार से आपको प्रॉपर आंसर लिख करके आने हैं, किस प्रकार से आपको या किस किस पॉइंट पे आपको प्रॉपर फोकस करना है, और किस प्रकार से आपको लिखने पे अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, तो सबसे पहले उसको टॉप पे लिखे होते हैं इंस्ट्रक्शंस। तो सबसे पहले आप सभी बच्चों को प्रॉपरली उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ करके जाना है। इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से आपको पता चलेगा कि हमारे एग्जाम के अंदर कितने सेक्शन है, किस सेक्शन के अंदर आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और कौन सा क्वेश्चन या कौन से सेक्शन के क्वेश्चंस आपको कितने मार्क्स देने वाले हैं। अब इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद जैसे कि आप लोगों को पता है, आपका जैसे कि 12th का बायो का एग्जाम है, आपको 5 सेक्शन में डिवाइडेड है। अब सेक्शन ए होगा, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई होने वाला है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने टाइम को मैनेज करना है कि किस सेक्शन में मुझको कितना टाइम कंज्यूम करना है। जैसे कि आपको पता है कि हमारा एग्जाम 3 घंटे में कंप्लीट होने वाला है, तो उन 3 घंटों को आपको अपने सेक्शन के वेटेज के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे कि हमारे पास सेक्शन नंबर ए है, जिसमें से आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो अब एमसीक्यू को किस प्रकार से आप कितना टाइम देने वाले हो, सेक्शन बी जो कि 2 मार्क्स का होने वाला है उसको आप कितने मिनट्स दे रहे हो। तो इस प्रकार से प्रॉपरली आपको अपने टाइम को मैनेज करना है। उसके बाद हम शुरू करते हैं कि अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस प्रॉपरली। तो जब सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर को शुरू करोगे, सो क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको अलग अलग सेक्शन मिलेंगे। तो किसी भी सेक्शन के अंदर आपको क्या मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको हर एक क्वेश्चन का मतलब प्रॉपरली समझना है कि इस क्वेश्चन के अंदर मुझसे पूछा क्या गया है। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चंस के अंदर आपको कमांड वर्ड्स के ऊपर फोकस करना है कि मुझे डिफाइन करने के लिए बोला गया है, मुझको इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है, ठीक है ना, ये इसके अंदर डिफरेंस बताना है, ये इसको डिस्क्राइब करना है। तो इस प्रकार से आपको वर्ड्स का सही सिलेक्शन करना है और क्वेश्चंस को प्रॉपरली आपको अंडरस्टैंड करना है या उसको समझना है, ठीक है ना। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हमको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, आइडियल रूल को फॉलो करते हैं। जैसे कि हमारे पास सेक्शन ए के अंदर आपको एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो सभी बच्चे क्या करते हैं, मोस्टली बच्चे, कि हम एमसीक्यू क्वेश्चन को पढ़ेंगे, हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे। तो जो हमको सही लगने वाला ऑप्शन है, जिसके सही होने के चांस ज्यादा है आपके अकॉर्डिंग, आप उसको क्या करते हो, टिक कर देते हो। लेकिन बेटा हमारे ना वहाँ पे क्वेश्चंस गलत होने के जो चांसेस है वो ज्यादा होते हैं। तो हमको क्या करना है, हमको एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। अगर हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करके हमने अपने आंसर को चूज करते हैं, तो वहां पे ज्यादा चांस होते हैं कि हमारे क्वेश्चन को ठीक होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो। अब एलिमिनेशन का मतलब होता है जो हमारे पास 4 ऑप्शंस है, हम चारों ऑप्शंस को प्रॉपरली पढ़ेंगे, है ना। अब उन चारों ऑप्शंस में से जो हमारे पास रॉन्ग है, सबसे पहले हम उनको एलिमिनेट करेंगे कि ये हमारा आंसर सही क्यों नहीं है या क्यों नहीं होना चाहिए। और लास्ट में जो हमारे पास एक ऑप्शन बचेगा उसको हम क्या करेंगे बेटा, अटेम्प्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम एमसीक्यू को प्रॉपरली करके अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक एक मार्क्स के क्वेश्चन। अब आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर जो एक एक मार्क्स के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वहाँ पे 6 लाइन लिखा जा रहा है, 7 लाइन लिखा जा रहा है। तो बेटा हमको पूरी की पूरी स्टोरी या रायमंड वहाँ पे नहीं लिख करके आनी है, हमें सिर्फ फोकस करना है कि हमें इससे एक मार्क्स मिलने वाला है। तो एक मार्क्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सिर्फ उसकी वो प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे जो कि हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर है। यानी कि प्रॉपर लैंग्वेज को फोकस में रखते हुए हम सिर्फ एक ही लाइन में उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या होंगे, अगर 2 और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, तो दोस्तों कैसे करेंगे उसको भी, तो हमको उस आंसर को में 2 या 3 लाइन में लिखने की हमको कोशिश करनी है ना। अब उस क्वेश्चन के रिलेटेड जो भी हमारे पास की पॉइंट्स है या हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको लिखने की हम कोशिश करेंगे। और जो भी हमारे पास की पॉइंट्स है या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। इसके अलावा अगर आप आंसर ब्लू पेन से लिखते हो, तो हमारे पास जो की पॉइंट्स है उसको हम ब्लैक पेन से भी लिख सकते हैं, या किसी भी डिफरेंट पेन से, ब्लैक या ब्लू से उसको हम अंडरलाइन कर सकते हैं, जहां से आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ सकते हैं।
अब इसी के साथ हमारे पास है लॉन्ग क्वेश्चंस। अब जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस है जो कि 4-4, 5 मार्क्स को कैरी करते हैं, वो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्वेश्चंस का फॉर्मेट देखेंगे कि सीबीएसई के अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चंस का जो आंसर है उसको लिखने का फॉर्मेट किस प्रकार से हो सकता है। तो सबसे पहले मान लीजिए हमसे क्वेश्चन पूछा गया, एक्सप्लेन द रेप्लिकेशन इन डिटेल। तो सबसे पहले रेप्लिकेशन क्या होता है उसके हम डेफिनेशंस वगैरह को वहां पे राइट करके आएंगे। उसके बाद उसके हर एक पॉइंट को हम एक्सप्लेन करेंगे। रेप्लिकेशन के अंदर इनिशिएशन कैसे होता है, इलोंगेशन कैसे होता है, टर्मिनेशन कैसे होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स है जो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, या कौन कौन से एंजाइम्स है जो किसके अंदर फंक्शंस करते हैं। उसके बाद रेप्लिकेशन के दौरान हमारे पास अगर डायग्राम की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि हमको रेप्लिकेशन बबल दिखाना है, रेप्लिकेशन फोर्क दिखाना है, उसको हम प्रॉपरली डायग्राम बना करके लेबल करेंगे, ठीक है ना। और अगर आपको लगता है कि अभी मैं इसके अंदर और ऐड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मेरे पास काफी टाइम है, तो लास्ट में हम कंक्लूजन भी लिख सकते हैं। और जो आप वहां पे डायग्राम बनाने जा रहे हो वो आपको प्रॉपर क्लीन और नीट आपको होना चाहिए। और हाँ, विदाउट लेबलिंग आपको कभी भी डायग्राम्स पे मार्क्स नहीं मिलते हैं, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हमारे पास यूज ऑफ साइंटिफिक टर्म्स। देखो बेटा, हमारे पास दो प्रकार के वर्ड्स होते हैं। एक वर्ड्स हमारे पास ऐसे है जिसको कि हम नॉर्मल डेली लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन अगर हमके अपने आंसर्स के अंदर प्रॉपर मार्क्स अचीव करने हैं तो हमको साइंटिफिक टर्म या साइंटिफिक लैंग्वेज को फोकस में रखना होगा। जैसे कि नॉर्मल अगर मैं वर्ड की बात करूं, शुगर प्रॉब्लम, कि किसी इंसान को अगर ब्लड के अंदर शुगर का लेवल हाई हो रहा है तो हम क्या बोलते हैं, इसको शुगर प्रॉब्लम है। लेकिन इसी वर्ड को अगर हम साइंटिफिक वे में लिखे तो उसके जगह हम डायबिटीज, मिलिटस का यूज कर सकते हैं, जो कि हमारे पास एक साइंटिफिक वर्ड हो जाएगा। और एग्जामिनर जो कि आपका कॉपी चेक करने वाला है उसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांस बढ़ सकते हैं। जैसे कि हमारे पास लो ब्लड, अगर हमारी बॉडी के अंदर ब्लड की क्वालिटी या क्वांटिटी कम है तो उसको हम साइंटिफिक यूज कैसे कर सकते हैं, एनीमिया। तो एनीमिया अगर हम यूज करते हैं वो भी क्या करेगा, एग्जामिनर को आपके आंसर की तरफ अट्रैक्ट करेगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना बढ़ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास केस बेस्ड क्वेश्चन। तो दोस्तों केस बेस्ड क्वेश्चन में बच्चे बहुत ही बड़ी गलती करके आते हैं। वो क्या करेंगे, पूरा केस पढ़ेंगे और हर एक ऑप्शन के अंदर या हर एक आंसर के अंदर उसको प्रॉपर डिटेल में लिख करके आ जाएंगे। हर एक क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सेम होगा, तो वहां पे क्या हो रहा है बेटा, हमारे वहां पे नंबर कटने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। देखो केस बेस्ड स्टडी के अंदर जो हमारे एग्जामिनर है वो हमारी मेमोरी के चेक को बिल्कुल भी नहीं करेगा। वो हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, हम किस प्रकार से इस केस के अंदर से अपने आंसर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग वहां पे देखना चाहता है। तो हम क्या करेंगे, उस पैराग्राफ को हम एक दो बार 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 पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उसको हम रिलेट करेंगे कि हमारी बुक के या हमारे चैप्टर के किस टॉपिक से वो लिया गया है, और उसके बाद हम उसके आंसर देने की प्रॉपरली कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और हमें इस बात का फोकस रखना है कि क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा गया। हम सिर्फ वही लिख करके आएंगे, बाकी की चीजें हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि बाकी एक्स्ट्रा चीजें उसके अंदर ऐड ना करें, ठीक है ना। जैसे कि हमारे केस बेस्ड क्वेश्चन है उसमें हमको आइडेंटिफाई कराने के लिए बोल सकता है, हमारे पास कोई भी रीजन है उसको एक्सप्लेन कराने के लिए बोल सकता है कि ऐसा क्यों होता है ना। तो वहां पे हमको अपना प्रॉपर कंसेप्ट को वहां पे यूज करना है जिससे कि हमको केस बेस्ड स्टडी के अंदर अच्छे मार्क्स मिल सके। नेक्स्ट हमारे पास ऑलवेज लिंक योर आंसर टू द केस। अब बेटा केस के अंदर क्या हो रहा है, अब जो भी हम उसका आंसर लिखने जा रहे हैं केस बेस्ड स्टडी के अंदर, तो हमेशा जो भी हम आंसर लिखेंगे हम उसको लिंक करेंगे कि क्या ये इस स्टडी के अंदर या इस केस के अंदर प्रॉपरली फिट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। जैसे कि हमारे पास आंसर है, हम दो प्रकार के आंसर हो सकते हैं, है ना, एक हमारे पास वीक आंसर, एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग आंसर। जैसे कि मान लिया हमारे पास पैराग्राफ के अंदर हमको बताया गया इंसुलिन के बारे में कि किस प्रकार से हमारा पैनक्रियास फंक्शन करता है, किस प्रकार के उसके अंदर से इंसुलिन का सिक्रेशन होता है और किस प्रकार से इंसुलिन ग्लूकोज को हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन करना है। तो इसके बारे में क्वेश्चन आया कि डायबिटीज किस प्रकार से होती है, तो हम क्या लिखेंगे, अगर हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन की कमी है इसका मतलब उस पेशेंट को क्या है, डायबिटीज है। तो बेटा हमारे पास इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। अब हम क्या लिखेंगे, उस प्रॉपर हम कैसे ऐड कर सकते हैं, जैसे पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज बिकॉज द केस मेंशंस हाई ब्लड ग्लूकोज, है ना। हमारे पास प्रॉपर आंसर क्या होगा, क्योंकि इस केस के अंदर हमें बताया गया है कि हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कैसा है, ज्यादा है। अब इसी केस को हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज बोलते हैं। तो अगर हम उस आंसर को लेकर के अपने आंसर से यानी कि केस से लिंक करते हैं तो वहां पे चांसेस ज्यादा बढ़ सकते हैं कि हमारे नंबर ज्यादा है। तो अगर आप इन सभी पॉइंट्स को फोकस में रखते हुए आंसर्स के लिए बैठते हो या एग्जाम के लिए बैठते हो तो आपके चांस ज्यादा होंगे कि आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और बचता है, असर्जन और रीजन, है ना। उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे प्रॉपर्ली कि किस प्रकार से आपको उन आंसर्स को अटेम्प्ट करना है। तो थैंक यू वेरी मच। आप उम्मीद है इन सभी पॉइंट्स को फोकस में रखेंगे
और आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसको प्रॉपरली अटेम्प्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। और इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे ओविस लाइव से जुड़ सकते हैं या ovis.com पेज को फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी। थैंक यू।